Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wallah or @DoctorAlam. I am मोहम्मद ओवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर डीम्ड या गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं तो कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मोटा मोटा ये बता दिया था कि कितने स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप में आपको जो है प्रोसीड करना है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या क्या लगेगी और कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में मूव करना है, वो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे। तो ये जो वीडियोज़ रहेंगी काउंसलिंग की, अगर आप इन्हें सब सीक्वेंस में देखेंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक होती हुई रहेंगी। जैसे जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसको समझ में ना आए, अगर उसको पहले से नहीं पता है तो। अगर पहले से पता है तो ज़रूर समझ में आ जाएंगी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर ज़रूर देख लें, और उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो सीक्वेंस में वीडियोज़ रहेंगी सारी। इस वाली वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो जितने भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर जितने राउंड्स हैं काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, उनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, आप किस किस राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं सीट का, किस राउंड में नहीं कर सकते हैं, आप किस राउंड में अगर कॉलेज लेने के बाद छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ये सारी जितने भी डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारे डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट बचेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी वो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी पिछली वीडियो में रही है कि महाराष्ट्र का जो अभी शेड्यूल आया है स्टेट काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, उस पर मैं मतलब पूछा है बच्चों ने कि उसके बारे में बताएं। तो इसके बाद जो है मैं अगली वीडियो उसी पे डाल दूंगा। हालांकि एक्चुअल में उसके बाद जो वीडियो आने वाली थी वो थी कॉलेजेस के ऊपर, तो अब उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं कॉलेजेस के ऊपर बता दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड कॉलेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में दे दूंगा 1 to 1। आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें लास्ट तक, क्योंकि जितनी वीडियो हैं वो सब सीक्वेंस में आएंगी और सारी को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की स्कीम है AACCC की तरफ से दी गई है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा है। ये PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी पड़ी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो रूल्स हैं ये सब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग का जो ग्रुप है व्हाट्सअप का, उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे और जो पेमेंट करने के बाद आप जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे अगर पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर खुद से कराना चाहते हैं तो सारी वीडियोज़ को आपको देखना होगा, उसके बाद भी आपको जो है जितने डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और खुद से भी कर सकते हैं काउंसलिंग चाहें तो। तो इसमें जो सबसे पहला राउंड रहेगा आपका फर्स्ट राउंड, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस करने का सेकेंड जो इसका स्टेप है, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस सिक्योरिटी मनी दोनों का अमाउंट है। कितना अमाउंट है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, प्राइवेट के लिए आपको स्टेट वाइज जाना होगा, जिसकी फ़ीस हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो उसमें सिक्योरिटी अमाउंट, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 50,000। कोई भी स्टेट 50,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकता है। ठीक है। जैसे ऑल इंडिया में डीम्ड कॉलेजेस के लिए 50,000 है सिक्योरिटी मनी। और उसके बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा, जो कि कंपलसरी है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दोनों रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी और सिक्योरिटी मनी भी दोनों जमा करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सबमिशन करना होगा आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी। इसके ऊपर भी मैं सेपरेटली वीडियो, आने वाली वीडियो में ये जो सीरीज़ चलेगी पूरी, इसमें बता दूंगा आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और किन किन कॉलेजेस को किस ऑर्डर में और किस प्रेफरेंस में रखना है। मैं आपको ऑर्डर बता दूंगा, लेकिन इसकी जो लिस्ट है प्रेफरेंस लिस्ट वो आपको खुद से बनानी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम बनाकर आपको दे प्रेफरेंस लिस्ट आपके अकॉर्डिंग, तो आपको उसके लिए पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको देखकर प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। तो उसके लिए काफ़ी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी लोगों के लिए तो ऑब्वियसली आपको पता है अमाउंट उनको देना ही होगा। मैं अकेला सिर्फ फ्री में काम कर सकता हूँ, बाकी टीम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए पेड काउंसलिंग वो रखी गई है। लेकिन क्या क्या चीज़ों का बात ध्यान रखना है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे। मैं आपको बता दूंगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और किस ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ तक कंप्लीट। अब उसके बाद जो है आपका आएगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। अब इस रिज़ल्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? या तो आपको कॉलेज नहीं मिला
तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तब आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में और अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर लेंगे अगर आपने पहले ही फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था तब। दूसरा क्या केस हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल गया है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो यहाँ पर भी दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये कि आप कॉलेज जो मिला है आपको उसको नहीं रखना चाहते हैं, आपको वो कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉलेज फर्स्ट राउंड में लेने के बाद मतलब आपको जो मिला है उसको आप छोड़ते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिपोर्ट ही ना कीजिए कॉलेज में जाकर। जो भी आपका कॉलेज हुआ है वहाँ मिला है वहाँ पर जाकर अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे उसका मतलब होता है फ्री एग्जिट। अगर एडमिशन ले लिया तो वो रिपोर्टेड माना जाएगा, लेकिन अगर एडमिशन ही नहीं लिया जाकर तो वो फ्री एग्जिट के अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं होगी अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं तब। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें ज़रा भी इधर उधर होने से जो है रूल बदल जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्या बताया, आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ही नहीं लिया तो ये फ्री एग्जिट माना जाएगा, आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी। आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, सेकेंड राउंड में जाकर अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने जो रिपोर्टेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाकर आपने एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, यानी जाकर आपने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद भी दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप हो सकता है उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप संतुष्ट हैं, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला आपने एडमिशन लिया, आप वहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है फिर क्या करेंगे, वहीं पर कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई। फिर जब आपके काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको तो रखूँ लेकिन अपग्रेड करना चाहते हैं कि उससे बेटर अगर कोई कॉलेज मिले तो आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राउंड 2। तो आप अगर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। अब अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन और ना ही सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अगर आप चॉइस अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं तो उसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला केस था कि आपको कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, उसके सारे जो भी मतलब पर्सपेक्टिव होते थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इधर आते हैं, इधर हमने क्या कहा था कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन भी किया, आपने अपना फ़ी पेमेंट, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन दोनों किया लेकिन आपको सीट नहीं मिली, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग, मतलब आपको नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग डाली थी वही मान्य होगी, वो बिल्कुल हटा दी जाएगी, आपको दोबारा से फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, फिर अगला क्या है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट राउंड में मिस कर गए, किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से यहाँ पर कर लेंगे सेकेंड राउंड में। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट नो नीड टू रजिस्टर अगेन। जो फर्स्ट राउंड में पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला आता है डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट्स एंड वर्चुअल वैकेंसीज़। अब इसके बाद क्या होगा, जो AACCC की वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट आएगा कि नई सीट्स कितनी ऐड हुई हैं काउंसलिंग के अंदर, कितनी सीट्स बची थी फर्स्ट राउंड में वो भी डाटा दिया जाएगा, और वर्चुअल वैकेंसी कौन सी कितनी है। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जो सीट्स अपग्रेडेशन के लिए अवेलेबल होती हैं उनको वर्चुअल वैकेंसी कहते हैं। अगला है चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है जो आपने फर्स्ट राउंड में की थी उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज़ मैंडेटरी। यहाँ पर कह रहे हैं फॉर ऑल कैंडिडेट, न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट और विलिंग टू अपग्रेड इन राउंड 2 और नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1। ये कह रहे हैं कि आपको चॉइस फिलिंग करनी ही करनी होगी। किन किन केस में, पहला केस हो सकता है कि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया सेकंड राउंड में, तब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरा केस हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला लेकिन आपने फ्री एग्जिट कर दिया, यानी एडमिशन नहीं लिया था फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी। तीसरा केस क्या हो सकता है, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन लिया लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तब भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। चौथा क्या केस हो सकता है, चौथा केस ये होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिली, तब भी आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। आई थिंक यहाँ तक आपके जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो दोबारा वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। मैं सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करने के बाद क्या होगा, आपका रिज़ल्ट आएगा, सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा। फिर आपके दो केस बनते हैं, पहला ये कि आपको कॉलेज नहीं मिला, दूसरा ये कि आपको कॉलेज मिल गया।
अगर आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला तब क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। इफ़ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड सीट, ही और शी मे अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 रिजल्ट, अदरवाइज राउंड 2 रूल्स विल बी अप्लाई। इफ़ नॉट अलॉटेड कैन पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड। देखो, अगर आपको सीट नहीं मिली है, दो केस हो सकते हैं। पहला ये कि आपको जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले चुके थे लेकिन आपने अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड किया था। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड किया था और सेकंड राउंड में अपग्रेड आपका कॉलेज नहीं हुआ, अब यहाँ पर भी आपको फिर से चांस दिया गया है। आप चाहें तो जो आपका कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, जिसमें आप एडमिशन ले चुके हैं, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको छोड़ दें, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर से छोड़ सकते हैं। अगेन आपको चांस दिया गया कॉलेज छोड़ने का, लेकिन आपको राउंड 2 के जो रिज़ल्ट आया है उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पर कॉलेज जाकर छोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते हैं 5 दिन के अंदर अंदर, तो आपको जो सेकेंड राउंड के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर आपको जो है सेकेंड राउंड में कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, यानी अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जैसे कि फर्स्ट राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, सेकंड में भी अलॉट नहीं हुआ, या फिर आपने डायरेक्टली सेकंड राउंड में अप्लाई किया था तब भी आपको यहाँ पर नहीं अलॉट हुआ कॉलेज, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप रिज़ाइन दे देते हैं जाकर जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज था 5 दिन के अंदर अंदर, तब भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा केस क्या था यहाँ पर, दूसरा केस ये था कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया सेकेंड राउंड के अंदर। अब दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। इफ़ अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड कैंसिल्ड एंड द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड सीट आफ्टर टेकिंग रिलीविंग फ्रॉम द राउंड 1 इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ये क्या करें, मान लो आपने पहले एडमिशन ले चुके थे फर्स्ट राउंड में, आपने अपग्रेडेशन डाला और आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो आपका जो पहले वाला कॉलेज था वो अपने आप कैंसिल हो गया, वो किसी और को अलॉट हो चुका होगा। आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाकर रिलीविंग लेटर लेना है और दूसरे एडमिशन कॉलेज में जाकर जो आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 में, वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना होगा, सिंपल। दूसरा चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पर, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। आपको जो भी सेकेंड राउंड का कॉलेज अलॉट हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, यानी एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी आप सेकेंड राउंड में भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा। मैंने बताया था फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, आपको कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के अंदर, आपको सिर्फ फ्री एग्जिट की जो है अनुमति दी गई है, इसके बाद आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते फर्स्ट और सेकेंड राउंड के अंदर। आप ये बात का ध्यान रखें, अगर आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो फ्री एग्जिट के अंदर माना जाएगा। फ्री एग्जिट का मतलब आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी बची रहेगी, आप डायरेक्टली अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर होते चल रहे होंगे। अगला यहाँ पर आता है, सेकेंड राउंड के बाद अब आपको थर्ड राउंड की फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस लॉकिंग करनी होगी। अब कौन कौन स्टूडेंट करेंगे भाई चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, वो यहाँ पर ज़रूर जान लें। पहला, वो कैंडिडेट द फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर राउंड 3, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 एंड राउंड 2 रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ पर क्या करें कि आप अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए किसी भी वजह से राउंड 1 और राउंड 2 में, तो डायरेक्टली राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में, उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्या आता है, अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3 इज़ अवेलेबल। आप सेकेंड राउंड से भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसका मतलब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, उसने अपग्रेडेशन किया, सेकेंड राउंड में उसको फिर से कॉलेज अपग्रेड होकर नया मिल गया, तो वहाँ जाकर वो एडमिशन ले लेगा। अब भी उसके पास चांस है कि वो फिर से अपग्रेडेशन करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल चांस आपको अपग्रेडेशन का मिल रहा है। मॉपअप तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन मॉपअप के बाद नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखें, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये बात का आप खास ख्याल रखें। जैसे ऑल इंडिया कोटा MBBS और BDS के अंदर इस साल चेंज हो गया था कि आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आयुष के अंदर अभी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर सारे रूल्स वही हैं जो लास्ट ईयर थे, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो पहले ही सोच लें, जो भी रजिस्ट्रेशन अगर एक्स्ट्रा के लिए करना चाहते हैं तो वो मॉपअप से पहले करा लें, अदरवाइज़ आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अगला दूसरा पॉइंट क्या है, द अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3 अवेलेबल, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स
shall be eligible for further counseling if he she surrender withdraw the seat with forfeiture of the security money 3 days prior to commencement of राउंड 3। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे को राउंड 2 में कॉलेज मिला, उसने जाकर एडमिशन ले लिया, ये यहाँ तक का मतलब हुआ राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। जो राउंड 2 में किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा अगर वो सरेंडर कर देता है या फिर अपनी सीट को वापस ले लेता है अपनी सिक्योरिटी मनी जब्त कराने के बाद। ये बात ध्यान रखें, मान लो आपने कोई कॉलेज लिया सेकेंड राउंड का, वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद अगर छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर फ्री एग्जिट और कॉलेज छोड़ने में फ़र्क है, ये सब लोग अच्छे से देख लेना। अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद कैंसिल कराना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी। लेकिन अगर आप कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करते हैं, जो कॉलेज आपको मिला सेकेंड राउंड में, तब वो फ्री एग्जिट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि आप अगर जो राउंड 3 के स्टार्ट के 3 दिन पहले अगर आप सिक्योरिटी मनी जब्त कराने के साथ साथ अपना कॉलेज छोड़ते हैं जो आप ले चुके थे सेकेंड राउंड में, तब आप थर्ड राउंड में एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी सिक्योरिटी मनी दोबारा से जमा करनी होगी, क्योंकि वो जब्त कर ली जाएगी इस वजह से क्योंकि आप एडमिशन सेकेंड राउंड में ले चुके थे और एडमिशन लेने के बाद आप जो थर्ड राउंड है उसके 3 दिन पहले तक अपनी चॉइस अगर कॉलेज अगर छोड़ते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड राउंड यहाँ से शुरू हो जाता है। थर्ड राउंड में क्या है भाई, आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई, रिजल्ट आ गया थर्ड राउंड का। ठीक है, यहाँ पर तो 2 केस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? पहला केस ये देखने को आपको मिल सकता है कि आपको थर्ड राउंड में सीट मिल गई इधर की तरफ या फिर सीट नहीं मिली। ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाती है तब क्या क्या केस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला ये कि अगर आपको कोई सीट मिल गई है तो यहाँ पर आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। फ्री एग्जिट नहीं कर सकते का मतलब क्या है, जैसे पहले फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ये था कि अगर आपको कोई कॉलेज मिला, अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो फ्री एग्जिट माना जाता था, आप अगली राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। लेकिन यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं है। इसका मतलब अगर आपने थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला, उसमें अगर आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, तब आप अपने अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये रूल है। अगला, आपको जब एडमिशन मिल गया है तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर जाकर अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी और एडमिशन लेना ही होगा। यहाँ पर फ्री एग्जिट का आपके पास ऑप्शन नहीं है थर्ड राउंड के अंदर, ये ध्यान रखें। इफ़ नॉट रिपोर्टेड विद इन देन द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड एंड ही और शी विल बी इन एलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग सेंट्रल और स्टेट। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप इन केस एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त कर ही ली जाएगी और उसके साथ साथ आप किसी भी काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। ना ही आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड राउंड के बाद जो है डेटा शेयरिंग होगी। ये स्टेट सारा डेटा सेंट्रल को भेजेंगे, सेंटर स्टेट को भेजेंगे, बता देंगे कि इस रोल नंबर और इस एप्लीकेशन नंबर का कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर उसने एडमिशन लिया या नहीं लिया वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो ठीक है, वहाँ पर पढ़ाई करिए, आप खुद ही एलिजिबल नहीं रहेंगे अगले राउंड के लिए। लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने के बावजूद, तब भी आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बात आप खास ख्याल रखें। थर्ड राउंड से लेकर ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो इनको आराम से दोबारा देख लेना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अगला दूसरा केस क्या हो सकता है, थर्ड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तब आपको क्या करना है, आप पार्टिसिपेट करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग के जरिए। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तब भी वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्टे वैकेंसी में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्टे वैकेंसी से पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबमिट अंडरटेकिंग फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, आपको जो है अपना अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, आप स्टे वैकेंसी से पहले कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर पहले कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन तभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड पॉइंट है, चॉइस फिलिंग इज़ अवेलेबल, यानी आप ऑब्वियसली यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, द कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग और द काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट कोटा आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक का मतलब क्या है कि 3 राउंड हो चुके हैं ऑल इंडिया कोटा के,
उसको ना तो किसी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिला है, ना ही ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मिला है, वही सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड के थ्रू कॉलेज मिल गया है, वहाँ पर एडमिशन ले चुका है, या फिर स्टेट काउंसलिंग की या फिर यूनियन टेरिटरी की किसी भी काउंसलिंग के थ्रू अगर उसको एडमिशन मिल चुका है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। इस बात का खास ख्याल रखें। सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाने तक। नो अपग्रेडेशन फ्रॉम थर्ड राउंड टू स्टे वैकेंसी राउंड, यानी थर्ड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया था तो आप ऐसा नहीं है उसको अपग्रेड करके फोर्थ में चले जाएं। आपको जो थर्ड में मिला था आपने या तो एडमिशन लिया होगा, और अगर आपने एडमिशन लिया है तो वहाँ पर आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपने एडमिशन वहाँ पर नहीं लिया है तब ऑब्वियसली आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे और लॉकिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो इस रिजल्ट आने के बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लगभग एंड हो जाती है। अब लगभग एंड क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो इन्होंने फाइनल लिख दिया एंड, लेकिन फाइनल एंड नहीं होता है, लगभग एंड होगा उसका। अगर यहाँ पर आपको कोई भी सीट मिली है तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेना ही होगा। दूसरा केस, और यहाँ पर भी अगर आपको कोई कॉलेज मिला और आपने वहाँ पर जाकर स्टे वैकेंसी में एडमिशन नहीं लिया, आपको कोई सीट अलॉट हुई लेकिन एडमिशन नहीं लिए, तब भी वहाँ पर क्या केस होगा, यही कि आप अगली किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कॉलेज लेकर स्टे वैकेंसी राउंड में लेने के बाद मतलब आपको अलॉट हुआ लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तब आप अगली किसी भी काउंसलिंग ना ही ऑल इंडिया ना ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल रहेंगे, क्योंकि आपके नाम से ऑलरेडी एक बार सीट अलॉट हो चुकी है, आपने एडमिशन नहीं लिया, वो आपका खुद का कॉज रहेगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। वो यही बता रहे हैं कि आपको कोई कॉलेज मिला, आपने वहाँ पर जाकर एडमिशन लिया और यहाँ पर आप कोई भी फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। और मैंने कहा था कि लगभग ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीटली एंड नहीं होता। कंप्लीटली एंड इसलिए नहीं होता, देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिला, ठीक है। अब कॉलेज मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो सीट भर गई। मान लो स्टूडेंट को कॉलेज मिला लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता एडमिशन उसमें, तो ऐसा थोड़ी है कि कॉलेज वाले ज़बरदस्ती आपको वहाँ पर आएंगे कि आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, यहाँ पर एडमिशन लीजिए। आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा ना। तो कुछ स्टूडेंट उसमें, अब ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट को स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिला, उसने एडमिशन नहीं लिया, तब वहाँ पर सीट क्या होगा, वो वैकेंट रह जाएगी। इस केस में जब सीट वापस मतलब बची रह जाती है खाली स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, अब खाली किस केस में रहेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, कि किसी स्टूडेंट को स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन उसने जाकर एडमिशन नहीं लिया तो वो खाली रह गई सीट। तो उन सीटों के लिए क्या होता है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जिसका प्रावधान किसी भी काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर नहीं है। वो एक्सेप्शनल केस में देखने को मिलता है और मोस्टली ईयर्स में देखने को मिल जाता है। सीटें अगर बच जाती हैं तो काउंसलिंग का जो एक राउंड एक्स्ट्रा है वो करा दिया जाता है, उसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है। कुछ भी चीज़ यहाँ पर छुपी हुई नहीं रहेगी, हर स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें। जो भी चीज़ हो रही है वो वेबसाइट के थ्रू होगी, कुछ भी मतलब सब कुछ सबके सामने और ट्रांसपेरेंटली होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी आप ज़रूर देख लें, जो डीम्ड कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया के अंदर, उनके लिए थोड़ा चेंज है यहाँ पर। जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं उसमें क्या चेंज है, उसमें चेंज ये है कि थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद आफ्टर राउंड 3 द वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी फॉर कंडक्टिंग स्टे वैकेंसी राउंड एट इंस्टीट्यूट लेवल बाय द यूनिवर्सिटी टू द एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मान लो 3 राउंड कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट हैं उन सब की लिस्ट, पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट का मतलब जिन स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस फिलिंग की लेकिन कोई कॉलेज उनको मतलब थर्ड राउंड तक कोई भी कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंट की लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी को, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है सबको भेज दी जाएगी कि ये एलिजिबल स्टूडेंट हैं, आप इन स्टूडेंट्स में से किसी को भी एडमिशन दे सकते हैं। अब किसी को भी एडमिशन देने का मतलब ये है, वहाँ पर भी एक ऑर्डर में दी जाएगी। एक ऑर्डर का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक वहाँ पर होगी, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उसको सबसे पहले सीट मिलेगी, फिर उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम, ये ऑर्डर चलेगा। इस ऑर्डर को तो मेंटेन हर यूनिवर्सिटी को करना है। लेकिन जो स्टे वैकेंसी राउंड है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, उसको कौन कराएगा, उसको कराएगी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। AA CCC का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आई थिंक सारे कवर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपके अगर कोई डाउट बचते हैं तो अगर बड़ा डाउट भी हो तब भी आप आराम से लिख के बता देना नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसा नहीं कि ये सोचे कि कौन जवाब देगा, क्योंकि मैं मोस्टली क्वेरीज़ के जवाब देता हूँ, और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ रहेंगी और बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ रहेंगी तो मैं सेपरेटली वीडियो भी बना दूँगा उसके ऊपर। आप
जितनी भी क्वेरीज हो नीचे बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आई थिंक मैं सारे कवर कर दे रहा हूँ। बस ये है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे स्टूडेंट को लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो अकेला यहाँ पर मैं अपने लेवल पर तो कर ही सकता हूँ, लेकिन हर स्टूडेंट को सेपरेटली अगर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए तो टीम लगेगी, और टीम को ऑब्वियसली आप जानते हैं पेमेंट करना ही होगा। तो उसके लिए पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जो पेड काउंसलिंग का ग्रुप है वहाँ से जाकर आप पेमेंट करेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।